स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे नीड फॉर डिस्कवरी इन एजुकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी इन एजुकेशन एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग एंड जॉन डूवी। नीड फॉर डिस्कवरी इन एजुकेशन। डिस्कवरी एनकरेजेस इनेट क्रिएटिविटी। इनेट का मतलब होता है पैदाइशी। डिस्कवरी एनकरेजेस इनेट क्रिएटिविटी मीन्स कि जो हमारी जो पैदाइशी हमारे अंदर जो हुनर होता है, जो सोच होती है, उसको वो बढ़ावा देती है, रादर दैन कि हम जो दूसरे जो हमें बोले वो करने की कोशिश करें। हम हमारे अंदर क्या है, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उस चीज़ को डिस्कवरी एनकरेज करती है, उसको बढ़ावा देती है। One deciphers ways to create one's own understanding of what one experiences. तो जब डिस्कवरी का रास्ता इंसान अपनाता है तो वो उसकी जो समझ होती है वो उसके खुद के एक्सपीरियंसेस से वो उसका सोल्यूशन ढूंढता है। डेसिफर करना यानी किसी चीज़ का मतलब ढूंढ निकालना। तो वो उसकी अपनी समझ लगाता है, ये नहीं कि कोई और उसे समझा रहा है। ईच लर्नर इज यूनिक। हर कोई जो सीखने वाला होता है उसकी सोच समझ जो है वो अलग होती है, यूनिक होती है। सो वन पैटर्न ऑफ एजुकेशन डज नॉट फिट ऑल। इसलिए सबको एक तरीके से एक पैटर्न से सिखाना ये भी सही नहीं है। डिस्कवरी एनकरेजेस ईच पर्सन टू एक्सप्लोर अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन स्टाइल, ओन यूनिक स्टाइल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे हमने देखा कि सबकी जो समझ है, सीखने का तरीका है, वो यूनिक होता है, यानी हर एक इंसान का जो तरीका है वो हर एक इंसान का अलग होता है। तो इसलिए डिस्कवरी जो है वो हर एक इंसान को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने के लिए एनकरेज करता है। डिस्कवरी इन एजुकेशन हेल्प्स टू पुट स्टूडेंट्स इन द रोल ऑफ एक्टिव नॉलेज बिल्डर्स। In real life, we actually add to our existing knowledge. If this process is actively promoted through discovery, the person becomes an active knowledge builder, creating his own structure of knowledge. तो एक्टिव नॉलेज ऑफ बिल्डर क्या होता है कि हम एक्टिवली यानी खुद से अपने मन से चीज़ों को सीख रहे हैं। हम इसलिए नहीं सीख रहे हैं क्योंकि हमें कोई दूसरा सिखा रहा है। हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करके जो हमने हमारी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना जो नॉलेज बेस है, जो भी हमने अब तक के सीखा है, हम उसमें बढ़ोतरी करते जाते हैं और ये हम अपने स्टाइल में करते हैं। ओन स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज यानी हम अपने स्टाइल में अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। In the present age, one needs to foster a zest for lifelong learning. तो आज की दुनिया में हर एक इंसान को उसके अंदर एक जेस्ट होनी चाहिए। जेस्ट यानी उमंग, एक जोश होनी चाहिए कि मुझे जिंदगी भर तक सीखना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्योंकि आज का जो ज़माना है, देखिए इंटरनेट का ज़माना है और हर रोज़ नई नई चीज़ें बनती जा रही हैं, क्रिएट हो रही हैं। अब ये वो ज़माना नहीं रहा कि आपने एक चीज़ सीख ली और बस ज़िंदगी सेट हो गई। नहीं, हमें सीखते रहना है क्योंकि कितनी सारी नई चीज़ें आ रही हैं। What one learns today needs to be modified sometime later. तो आज जो हम सीख रहे हैं कल को उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, इसलिए इंसान को पहले से ही ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो दिमाग है वो नई नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। A person's knowledge structure needs to be flexible so as to accommodate new knowledge. तो जो हमारा नॉलेज स्ट्रक्चर हम हमारे दिमाग में तैयार करते हैं तो हमें उसे फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। फ्लेक्सिबल यानी जो चेंज होने के काबिल हो, मौके के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, वक्त के हिसाब से वो चेंज हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो नई चीज़ों को उसमें एडजस्ट कर सके। For this, a zest for lifelong learning is required. और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर
वो जोश होगा, वो उमंग होगी कि मुझे उम्र भर सीखते रहना है। This can be encouraged through the incorporation of discovery in education. और ऐसी सोच आपकी कब बन सकती है, जब आप डिस्कवरी इन एजुकेशन को फॉलो करेंगे। We live in an age of discovery. तो आजकल का जो ज़माना है वो डिस्कवरी का ही ज़माना है। This is an age where knowledge is growing exponentially and traditional methods are insufficient to provide exposure to the same. तो आज का दौर कैसा है, जहाँ नॉलेज जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, मतलब बहुत ही बड़ी तादाद में, बहुत ही बड़े स्कोप में ग्रो हो रहा है। और जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, यानी जो पुराने मेथड्स थे, अब वो काम के नहीं रहे, वो अब पुराने हो चुके हैं। नई नई चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही हैं। Discovery is a viable option as it encourages each person to discover what she or he values about knowledge. Viable का मतलब होता है जो possible है, जो मुमकिन है, ऐसी कोई चीज़। तो डिस्कवरी आपको उस रास्ते पर ले जाएगी, क्योंकि आप वो नहीं चूज कर रहे हो जो दूसरे आपको करने के लिए कह रहे हैं। जैसे अगर एक आर्ट्स का बच्चा है और उसे लोग फोर्स कर रहे हैं कि उसे साइंस लेना है, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? बहुत चांसेस है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो अंदर की जो क्वालिटी है, उसका जो अंदर का जो उसका दिमाग है, वो उसे रेडी नहीं करता है कि वो कुछ ऐसी चीज करे जो वो नहीं चाहता। लेकिन अगर वो डिस्कवरी का रास्ता अपनाए, यानी वो रास्ता जो वो खुद ढूंढना चाहता है, तो वो जरूर उस रास्ते पर जाएगा जिसमें उसे इंटरेस्ट है और वो कामयाब होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी इन एजुकेशन। सिग्निफिकेंस यानी अहमियत। डिस्कवरी इन एजुकेशन की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? डिस्कवरी प्रमोट्स नेचुरल क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस, जिज्ञासा, कि हमारे अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे अंदर ये चीज़ें छुपी हुई होती हैं, लेकिन हम इसे बाहर नहीं लाते हैं। लेकिन जब हम डिस्कवरी मेथड से एजुकेशन की फील्ड में उस नज़र से उसे देखते हैं, तो हमारे अंदर जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है वो बाहर निकलती है। The search for knowledge is inborn in humans. यानी इल्म की जो हम तलाश करते हैं वो इंसान की एक फितरत है। वो जब पैदा होता है तभी से वो चीज़ें जानना चाहता है, नई नई चीज़ें सीखना चाहता है। Discovery in education is significant as this natural curiosity finds expression. तो होता यूँ है कि हमारे अंदर ये इनबिल्ट है, नेचुरल है कि हम चीज़ें जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें एक सेट पैटर्न के हिसाब से सिखाया जाए और हमें ये बोला जाए कि आपको यही करना है, आपको इसी तरह सीखना है, तो हम जो हमारे अंदर जो फितरती जो हमारा नेचर है कि हम चीज़ों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अपने हिसाब से, हम उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर हम डिस्कवरी मेथड अपनाते हैं तो हमारी उस चीज़ को, उस फीलिंग को आज़ादी मिलती है उस तरीके से सोचने के लिए। डिस्कवरी इन एजुकेशन नर्चर्स फ्यूचर इन्वेंटर्स। इन्वेंटर कौन होते हैं? जो नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं। तो डिस्कवरी इन एजुकेशन जो इस तरीके के लोग होते हैं जो चीज़ों को ईजाद करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ऐसे फ्यूचर में इन्वेंटर्स बनाने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका दिमाग ऐसे चलता है, बहुत क्रिएटिव दिमाग होता है उनका, और अगर वो इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम पाते हैं तो वो ज़रूर फ्यूचर में जाके आगे चलकर इन्वेंटर बन सकते हैं, नई नई चीज़ों को बना सकते हैं। To face our present challenges and find viable solutions to problems, we need people who think with originality. तो आज के प्रेजेंट चैलेंजेस मतलब हमें कौन सी चीज़ों से तकलीफ है, कौन सी चीज़ें बदलनी चाहिए,
एंड फाइंड वायबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस तरीके की थिंकिंग रखने के लिए क्या चाहिए हमें, वी नीड पीपल हु थिंक विद ओरिजिनलिटी। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो खुद के, उनके दिमाग से ओरिजिनल आइडियाज़ निकलते हों, ना कि किसी के सिखाई हुई चीज़ें उनके दिमाग में हो। अगर इंसान का पहले से इस तरीके का एटीट्यूड होगा कि उनका खुद का दिमाग हम उन्हें इस्तेमाल करना है, बचपन से अगर बच्चों को हम इस टाइप की ट्रेनिंग देंगे तो डेफिनेटली वो इस तरीके के ओरिजिनल जो उनके दिमाग से प्लान्स निकल सकते हैं, वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। Innovations and inventions are dependent on the use of discovery in education. Innovation और invention, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन्वेंट करना यानी पूरी तरह से एक नई चीज़ को बनाना। जैसे अगर हम कहें कि जब सबसे पहले टेलीफोन किसी ने बनाया था, जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था, तो वो एक नया इन्वेंशन था, राइट? लेकिन फिर उस टेलीफोन के अंदर जो अलग अलग चेंजेस आए, अलग अलग चेंजेस क्यों किए गए, उसे और बेहतर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए लोगों के लिए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इनोवेशंस। ये जो एग्जिस्टिंग चीज़ है, जो पहले से जो चीज़ है उसे और बेहतर बनाया जाए, तो उसे कहेंगे कि इनोवेट किया जाए। तो इनोवेशन और इन्वेंशन, ये दोनों चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर में जाकर ये साइंटिस्ट बने, क्रिएटर्स बने, तो उन्हें डिस्कवरी इन एजुकेशन के थ्रू आपको तालीम देनी चाहिए। मल्टी पर्सपेक्टिविटी, मल्टी पर्सपेक्टिविटी इज द पिवोट ऑफ डिस्कवरी इन एजुकेशन। ये मल्टी पर्सपेक्टिविटी डिस्कवरी इन एजुकेशन की बुनियाद है, इसके सेंटर में है। अब मल्टी पर्सपेक्टिविटी क्या है? पर्सपेक्टिव यानी नज़रिया, और मल्टी पर्सपेक्टिविटी यानी अलग अलग नज़रिया होना। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है डिस्कवरी इन एजुकेशन के लिए। When one is encouraged to discover, she or he is not limited to one view of the topic. तो जब डिस्कवरी ऑफ एजुकेशन, डिस्कवरी इन एजुकेशन वाला जब हम रास्ता अपनाते हैं, तो जो स्टूडेंट होता है वो अपना जो नज़रिया है उसका, वो किसी भी टॉपिक पर वो एक नज़र से उसे नहीं देखता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन व्यू ऑफ द टॉपिक। Multi perspectives emerge and this helps to overcome bias. तो जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है उसमें अलग अलग नज़र से चीज़ों को देखने की एक चीज़ उसके अंदर डेवलप होती है, और वो बायस नहीं करता। बायस करना यानी तासुब करना, किसी भी चीज़ में भेदभाव करना। तो अगर एक चीज़ बस किसी के दिमाग में डाली जाती है तो क्या होता है, वो उसकी नज़र तंग हो जाती है, वो दूसरी तरीके से दूसरे के हिसाब से सोचना बंद कर देता है और वो तासुब करता है। तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बचपन से ही बच्चों को एनकरेज करें कि वो हर एंगल से उस चीज़ के बारे में सोचें, तो वो इस तरीके का नेचर उनमें नहीं रहता है। That may accompany monoperspectivity based learning. तो मोनोपर्सपेक्टिविटी क्या हुआ, ये ऑपोजिट ऑफ मल्टी पर्सपेक्टिविटी की। जब हम एक ही नज़रिए से उन्हें सिखाते हैं कि जो किताब में लिखा है बस यही सच है, इसी को फॉलो करो, तो जो बच्चे होते हैं वो उनमें क्रिएटिव थिंकिंग बंद हो जाती है और वो सोचते हैं कि ये जो हमें बताया गया है यही सच है, चाहे वो वाकई में सही चीज़ है या नहीं है हमें नहीं पता, क्योंकि जिसने किताब बनाई है, जिसने लिखी है, उसकी सोच कुछ अलग हो सकती है, लेकिन हमारी भी राय कुछ अलग हो सकती है। तो स्टूडेंट के अंदर इस चीज़ को जगाना चाहिए कि वो अलग अलग नज़र से चीज़ों को परखे। इस डायग्राम में जो भी अब तक हमने पॉइंट्स कवर किए हैं उन्हें इस डायग्राम में शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया है। Activity in education and discovery in education often go hand in hand.
हमने पहले एक्टिविटी इन एजुकेशन का टॉपिक देखा था और अब हमने डिस्कवरी इन एजुकेशन का टॉपिक देखा है। दे बोथ गो हैंड इन हैंड, यानी दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों का एक साथ होना भी जरूरी है। वो कैसे? Educators need to see that activity leads to some kind of discovery for the learner. तो एक्टिविटी इन एजुकेशन क्या होता है कि हम बच्चों को एनकरेज करते हैं, स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो कोई एक्टिविटी करें, कोई चीज़ बनाएं अपने हाथों से। जब वो अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तब वो सीखते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है। लेकिन इसमें जो टीचर है उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे डिस्कवरी भी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक चीज़ को बना नहीं रहे हैं कि टीचर ने कहा कि चलिए ये बनाइए तो वो बस एक तरफा एक सोच रख के उसे बना रहे हैं। उनका जो काम है वो चीज़ बनाना, ये एक पार्ट है, लेकिन ये भी है कि उन्हें डिस्कवरी करनी चाहिए, उन्हें चीज़ों को तलाश करना चाहिए कि ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्टिविटी और डिस्कवरी ये दोनों एक साथ चलते हैं। If the educational landscape is so designed that activity encourages discovery, no matter how small, then one can expect engaged learners as a product of this scenario. तो जब हम ये देखते हैं कि ऐसा एजुकेशनल लैंडस्केप है, यानी ऐसा माहौल है तालीम का कि जहाँ पर जो एक्टिविटी है उससे बच्चों में इंटरेस्ट आता है, दिलचस्पी होती है कि वो चीज़ों को डिस्कवर भी करें, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, जो स्टूडेंट है वो वाकई में हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, कि ये जो हमारा लर्निंग सिस्टम है, जो हमें कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिविटी और डिस्कवरी के थ्रू बच्चे अपने आप को सिखाएं, तो ये हम कहेंगे कि ये हमारी कामयाबी है। Discovery based learning and John Dewey. John Dewey was one of the most influential educational thinkers of the 19th century. जॉन डूवी जो थे 19वीं सदी के तालीम की दुनिया के एक बहुत ही बाअसर शख्सियत थे। His thoughts based on pragmatism promoted progressive education, which emphasized learning by doing. उनकी एक थियोरी थी जो प्रैग्मेटिज्म कहलाती थी। प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब होता है कि प्रैक्टिकल, यानी रियल लाइफ की चीज़ें जो हम करके दिखाते हैं, करके सीखते हैं। उनकी ये थ्योरी थी कि अगर हम इस चीज़ को अपनाते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग, कि करो और सीखो, अगर इस चीज़ को अपनाते हैं तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है कि जहाँ पर बच्चा हर तरीके की नॉलेज को सीख रहा है, ना सिर्फ एकेडमिक, यानी जो सिलेबस के हिसाब से जो पढ़ना है, लेकिन सोशल, इमोशनल, ये सारी चीज़ें भी उसका जो उसकी पर्सनालिटी को भी निखारते हैं। इस तरीके का एजुकेशन स्टूडेंट को मिलता है। He believed that teachers and students must learn together. तो उनका ये मानना था कि टीचर और स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे से सीखते हैं अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं। I have propagated discovery learning which focused on active hands-on learning experiences. तो उन्होंने कहा था कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग करनी चाहिए, किस तरीके से कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि सीधे ग्राउंड पर उतर कर चीज़ों को करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, कि बच्चे खुद अपने हाथों से उस चीज़ को कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों से कराइए जो वो इस्तेमाल भी कर सके, ताकि उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि वो क्या कर रहे हैं और इस चीज़ का क्या काम है। सच डिस्कवरी लर्निंग हैज़ 3 मेन एट्रीब्यूट्स। और इस तरीके की जो डिस्कवरी लर्निंग होती है उसके
तीन मेन एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी तीन मेन क्वालिटीज क्या है? क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तीन जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं। बिकनेल, होम्स एंड हॉफमैन, उनके ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये हम पॉइंट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Discovery learning is best described as inquiry-based instruction, where the learners discover facts about the world for themselves. अब ये हम summarize कर रहे हैं कि discovery learning is best described as inquiry-based instruction, कि इंक्वायरी करना यानी किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करना, सवाल जवाब करना, उसके बारे में ज्यादा पता करने की कोशिश करना। Where the learners discover the facts about the world themselves. तो जो लर्नर है वो दुनिया के बारे में जो जानकारी हासिल करता है वो खुद की कोशिश से करता है। It involves inquiry and reflection. तो इंक्वायरी हमने देखा कि खुद किसी चीज को जानने की कोशिश करना, सवाल जवाब के थ्रू ढूंढने की कोशिश करना, बहुत सारे अलग चैनल्स होते हैं उसके थ्रू, और एक बार जब कुछ पता चल जाए तो उस पर रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब हम कोई टास्क करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, उसकी हो जाने के बाद इंसान बैठता है और सोचता है, वापस से स्टार्ट से सोचता है कि उसने उस चीज को कैसे किया, क्या उसने सही किया, गलत किया, उसमें वो क्या बेहतर कर सकता था, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। In his book Democracy and Education, Dewey describes learning as action, where knowledge and ideas emerge as learners interact with other learners in a community and build their knowledge by applying conclusions from past experiences that had meaning and importance. ड्यूई की ये एक बहुत ही फेमस किताब है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो तालीम की दुनिया में काफ़ी इसका नाम है और काफ़ी यूज़ भी होता है। तो इस किताब में उन्होंने क्या कहा था कि लर्निंग एज एक्शन, वो लर्निंग को एक अमल की तरह मानते हैं, जहां नॉलेज एंड आइडियाज, जो इल्म है और जो आइडियाज हैं, वो जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तब वो ये चीज़ें बाहर निकलती हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट अकेले नहीं पढ़ रहा है, स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की आइडियाज शेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो एक दूसरे को सिखाते हैं, सीखते हैं, और अपना जो उनका इल्म का, जो उनका नॉलेज का जो उनका बेस है वो बढ़ता जाता है, और वो एक दूसरे के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि उन्होंने पहले क्या सीखा था, और जो नई चीज़ें उन्होंने जो सीखी है उस चीज़ का उन्हें मतलब समझ में आता है कि ये हमने जो पास्ट में किया था ये अब हम समझ सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका मतलब क्या है। Dewey believed that children were naturally motivated to actively learn and that education only served to make more learning possible. तो उनका ये मानना था ड्यूई का कि जो बच्चे हैं वो, उनकी फितरत होती है कि वो एक्टिव लर्निंग जब करते हैं, जब किसी चीज़ को अमल में वो लाते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं, तो उन्हें उस वक्त तालीम बोझ की तरह नहीं नज़र आती है। जैसे आजकल अगर आप देखें जो किंडरगार्टन होता है, जो नर्सरी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें बच्चों को खेल के जरिए सिखाया जाता है, तो बच्चे खुशी खुशी चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को ऐसे एक सरदर्द की तरह नहीं देखते हैं कि अब हमें बस एक जगह बैठना है, टीचर हमें लेक्चर देगी और हमें सुनना है। तो जब इस तरीके का एक माहौल होता है तो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन खेल कूद के जरिए, एक्टिविटीज के जरिए जब बच्चे सीखते हैं तो वो लर्निंग जो होती है वो ज़्यादा पॉसिबल होती है, मुमकिन होती है। Dewey maintained that mental development was achieved through social interaction.
मेंटल डेवलपमेंट, सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन यानी जब एक दूसरे से हम इंटरैक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की राय लेते हैं, आइडियाज़ लेते हैं, तो हमारे दिमाग का जो है डेवलपमेंट होता है, हमारे दिमाग में इजाफा होता है, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और हम बढ़ते हैं। He wanted children to be participants in their learning rather than mere recipients of learning. तो वो चाहते थे कि जो बच्चे हैं उनका भी एक कंट्रीब्यूशन हो उनकी लर्निंग प्रोसेस में। जैसे हमारे ज़माने में जब स्कूल थी तो क्या हमारे हाथ में था कि हमें क्या सीखना है? हमारे हाथ में नहीं था। हमें जो सिलेबस दिया गया था, हमें जो सिखाने के लिए जो टीचर आती थी, हमें वही सीखना था। लेकिन अब हम चॉइस दे रहे हैं बच्चों को। ये चाहते हैं जैसे इस थियोरी के हिसाब से कि बच्चों को चॉइस दी जाए कि वो क्या सीखना चाहते हैं, किस तरीके से सीखना चाहते हैं। दे वांट देम टू बी पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट होना यानी हिस्सा लेना इस प्रोसेस में, और ना ही मियर रेसिपिएंट्स। मियर रेसिपिएंट्स यानी सिर्फ एक रेसिपिएंट, सिर्फ कोई इंसान जो बस चीज़ों को ले रहा है, उसे सिर्फ बैठकर लेना नहीं है, उससे हिस्सा लेना है। Dewey established a laboratory school at the University of Chicago, where students were encouraged to participate in active group learning activities, such as building a playhouse to learn geometry and measurement. Dewey ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, उसमें जहाँ वो काम करते थे, वहाँ उन्होंने एक लैबोरेटरी स्कूल बनाई थी, और वहाँ वो क्या करते थे, स्टूडेंट्स को एनकरेज करते थे कि एक्टिविटी के थ्रू वो पढ़ें। अब वो कैसे? उन्होंने एक प्ले हाउस बनाने का प्रोजेक्ट बनाया। प्ले हाउस क्या होता है कि जो बच्चे जिसमें खेलते हैं, जैसे आंगन में वो एक घर बनाते हैं, उसमें खेलते हैं, तो उन्होंने बच्चों को प्रोजेक्ट दिया कि आप इस घर को बनाइए। अब उस घर को बनाने के लिए सोचिए कि वो एक फन एक्टिविटी है, बच्चे खुशी से कर रहे हैं कि उनके लिए प्ले हाउस बन रहा है। लेकिन प्ले हाउस क्या आसानी से बनता है? नहीं। उन्हें उससे वो क्या सीख रहे हैं? ज्योमेट्री सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेजरमेंट करना होता है, नापना होता है, चीज़ों को सही तरीके से काटना होता है। अगर मेजरमेंट सही नहीं लेंगे तो प्ले हाउस अच्छे से नहीं बनेगा। तो जो बच्चे हैं एक एक्टिविटी के जरिए ज्योमेट्री सीख रहे हैं, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। Do we believe that children should be active, participatory learners who collaborate with others to better understand meaningful situations? तो उनका ये मानना था कि बच्चों को एक्टिव होना चाहिए, हमेशा हरकत करते रहना चाहिए, और अपने जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए, और दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने से उनकी जो समझ है वो और पुख्ता होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। Project method is an outcome of Dewey's philosophy of education. This was advocated by Kilpatrick, a student of John Dewey. जॉन डूवी के शागिर्द थे किलपैट्रिक। उन्होंने एक तालीम का एक मेथड बनाया जिसका नाम था प्रोजेक्ट मेथड। और ये प्रोजेक्ट मेथड कहाँ से आया? क्योंकि वो जो डूवी थे, उनकी जो तालीम का जो उनका जो फलसफा था उससे मुतासिर हुए थे, और ये उसी का नतीजा था, आउटकम यानी नतीजा। Such methods involve learning by doing. तो ये जो मेथड होता है प्रोजेक्ट मेथड, इसमें जो सीखने का जो प्रोसेस है, जो लर्निंग है, वो कैसे होता है? बाय डूइंग, करने से। करो और सीखो। They also foster the unity of knowledge by emphasizing on the interdisciplinary nature of knowledge. हम पहले भी देख चुके हैं इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स ये एक साथ एक जगह पर आते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को, तो वो सिर्फ किसी एक चीज़ को नहीं सीख रहे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और प्रोजेक्ट मेथड का यही मकसद होता है कि बच्चे एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को समझें। The school and the society connection is highlighted through such learning experiences, and the student sees the significance of what is being learned.
स्कूल और सोसाइटी का कनेक्शन इज हाईलाइटेड। इसका क्या मतलब है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें ये नहीं एहसास होना चाहिए कि जो हम स्कूल में सीख रहे हैं इसका बाहर की दुनिया में क्या काम है। प्रोजेक्ट मेथड से क्या होता है कि बच्चे जो स्कूल में सीख रहे हैं उसे बाहर की दुनिया में जो मुआशरे में वो रहते हैं, जहाँ लोग उठते बैठते हैं, उससे उसका क्या कनेक्शन है उन्हें समझ में आता है जब वो अपने हाथों से वो चीजें अमल में लाते हैं। तो इस तरीके का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, द स्टूडेंट सीज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग लर्न। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को उसकी अहमियत का पता चलता है जो वो सीख रहा है। Present day applications of Dewey's ideas are seen in teaching learning strategies such as case-based learning, incidental learning, simulation-based learning, learning by exploring and learning through reflection। आजकल के ज़माने में जो लर्निंग स्ट्रैटेजीज है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो अपनाई गई हैं, उनमें हम ड्यूवी के जो आइडियाज़ थे, उनका जो तालीमी फ़लसफ़ा था, वो दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? केस बेस्ड लर्निंग। केस बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि बच्चों को एक केस दिया जाता है, जैसे एक कोई किस्सा दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, अब इसे सॉल्व करिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक ग्रुप है जिसे ये कहा जाएगा कि एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसे गिराना है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब क्या होगा इसमें कि इस केस के ऊपर बच्चे डिबेट करेंगे, कोई इसके हक में होगा, कोई इसके हक में नहीं होगा, और इस तरीके से हम मजबूर कर रहे हैं बच्चों को सोचने के लिए। दूसरा है इंसिडेंटल लर्निंग। इंसिडेंटल लर्निंग यानी इसमें जो है, जो टीचर होता है वो डायरेक्टली बच्चों को ये नहीं कह रहा है कि वो क्या सिखा रहा है। जैसे क्लास के अंदर बच्चों को कोई प्रोग्राम दिखाना, टीवी पर दिखाना या कुछ स्टोरी सुनाना। अब बच्चे ऐसा समझते हैं कि वो एक प्रोग्राम देख रहे हैं या स्टोरी देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे टीचर का एक मकसद होता है। फिर वो एक्टिविटी होने के बाद टीचर उन्हें समझाता है कि इससे उन्होंने क्या सीखा। तो बच्चे जो है एक चीज में इन्वॉल्व भी होते हैं और हंसते खेलते वो सीख भी रहे हैं। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। सिमुलेशन करना यानी जो रियल वर्ल्ड है उसका एक नमूना तैयार करना, एक जैसे एक रियल लाइफ चीज का एक सैंपल क्रिएट करना। जैसे एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे दुकान का एक नकली एक सेट बना सकते हैं क्लास के अंदर, और कुछ बच्चे उसमें दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे खरीदारी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो असली दुनिया है उसमें क्या हो रहा है बच्चे क्लास के अंदर कर रहे हैं, और उसमें वो कितनी सारी चीज़ें सीखेंगे। खेल खेल में वो मैथ्स के बारे में सीखेंगे, लोगों से इंटरैक्ट करना सीखेंगे, दुकान में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो इसे हम सिमुलेशन कहते हैं। लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन। लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग ये हम पहले भी देख चुके हैं कि बच्चों का जो ख्याल है उसे आज़ाद करिए कि उन्हें क्या करना है। जैसे एक ग्रुप ऑफ छोटे बच्चे हैं, उन्हें आप चाहते हैं कि वो एक्सप्लोर करें, तो आप उन्हें खेलने के लिए मिट्टी देंगे, क्ले देंगे या रेत देंगे, और कुछ पानी देंगे और कुछ चीज़ें देंगे, और कहेंगे कि आपको जो बनाना है आप बनाइए। तो बच्चे जो है उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। आप उन्हें नहीं बता रहे हैं कि उस चीज़ से आपको क्या करना है। बच्चे खुद देखेंगे कि जो हमारे पास जो चीज़ें हैं इससे हम क्या कर सकते हैं, और इस तरीके से वो सीखेंगे। एंड लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम देख चुके हैं कि जब कोई एक्टिविटी होती है तो उस पर रिफ्लेक्ट करना, उसके बारे में फिर से सोचना कि ये कैसे किया था, ये कैसे बेहतर हो सकता था, वगैरह। Discovery based learning motivates students and allows them to explore the learning environment. तो डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग से बच्चों की हौसला अफजाई होती है कि वो एक्सप्लोर करें अपने लर्निंग एनवायरनमेंट को, खुद अपना दिमाग लगाकर चीज़ें करने की कोशिश करें।
Retention of concepts is better as students are involved in their learning. Retention यानी किसी चीज को सेफ रखना, उनके दिमाग में रखना। तो जब हमें चीजें सिखाई जाती हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, तब हमारे दिमाग में वो चीज रहती है, लेकिन वो ज्यादा असर नहीं करती, हम भूल भी सकते हैं। लेकिन जब हम अपने हाथों से कोई चीज करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज हमें लंबे वक्त तक याद रहती है। हालांकि ऐसी चीजें हमें एक्चुअली हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। The learner develops problem solving skills and becomes a responsible person. तो जब बच्चों को, स्टूडेंट्स को खुद कोई चीज करनी होती है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनमें एक जिम्मेदारी का एहसास भी डेवलप होता है। क्रिटिकल थिंकिंग इज एनहांस्ड। क्रिटिकल थिंकिंग इज एनहांस्ड यानी कि उनकी जो सोच है वो काफी बदल जाती है। वो एक तरफा सोच नहीं रखते, वो हर पहलू को देखते हैं, परखते हैं।